हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार और मेरा इस बार एसएससी सीजीएल 2024 में अकाउंटेंट पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है कम्प्लीटली होने वाली है बिगिनर के लिए, जो भी बच्चे अभी 12th पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 में है, जो भी अपना तैयारी एसएससी की शुरू करने वाली, बस उनके लिए ये वीडियो है। तो जो बच्चे तैयारी कर चुके वो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं पूरा ही एक एज अ बिगिनर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जो मेरा रहेगा पूरा मैं बताऊँगा कि मैंने अपने प्रिपरेशन में क्या क्या गलती की, जो गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की, उनको एक गाइडेंस का जरूरत होता है। तो अगर आपको एक बेहतर गाइडलाइन मिल जाए तो आप अच्छे से कर सकते हो, तो आपका एक साल 2 साल इधर उधर बर्बाद होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले सारा सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, कौन से टीचर को मैंने फॉलो किया और क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए वो करेंगे। तो चलो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कॉम्पिटिशन एग्जाम का जो अगर आप तैयारी शुरू करो, तो अगर आपने अभी 18 साल कंप्लीट कर लिया तो आप गवर्नमेंट जॉब में सभी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कुछ एक स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं जिनका एलिजिबिलिटी होता है 21, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम का जो होता है हमारा एज क्राइटेरिया वो 18 ईयर होता है। तो अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। तो चलो सबसे पहले बात किया जाएगा, किसी ने अभी 12th पास किया तो उसे ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखो डिपेंड करता है हर कॉलेज पर, जैसे कि अगर आपका कॉलेज में क्लासेस नेसेसरी है तो आप ट्राई करना कोई ऐसा सब्जेक्ट लो जो आपको कम पढ़ना पड़े। अगर आपको कंप्लीटली एसएससी सीजीएल का ही तैयारी करना है और अगर आप ग्रेजुएशन बीएससी बीए या बीकॉम कर रहे हो तो आप ऐसा सब मैं सजेस्ट करूंगा बीए लो, जैसे लाइक हिस्ट्री ले लो या कोई अनदर सब्जेक्ट लो जो कि आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा दिन पढ़कर पास कर लूंगा, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ ग्रेजुएशन का जो तैयारी है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने मैथ ऑनर्स से करा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी करने में, क्योंकि बिना पढ़े मैथ में पास करना बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसा सब्जेक्ट ट्राई करना जो कि आप कम पढ़कर भी पास कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन का परसेंटेज एज सच मैटर नहीं करता है। हाँ 50 किसी की जॉब में 50% मांगता है, तो आप ग्रेजुएशन को ऐसा सब्जेक्ट लो 12th पास करने के बाद जिससे कि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, ताकि अपना कंप्लीट फोकस जो है वो इस पर कंपटीशन की तरफ दे सको। तो चलो अब बताता हूँ कि कभी भी आपको एग्जाम का, जैसे एसएससी एग्जाम का आप तैयारी शुरू करने जाओ तो सबसे पहले आप इस एग्जाम का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जैसे सीजीएल का देखो, सीएचएसएल का देखो, एमटीएस का देखो, या फिर अगर आपने अभी 18 ईयर कंप्लीट कर रखा तो कोई एक दो एग्जाम देकर देखो। जिससे मैंने अपना तैयारी शुरू करने से पहले बिना पढ़े एक बार एसएससी 2021 का एग्जाम दिया और एक बार एसएससी एमटीएस 2022 का एग्जाम दिया, बस ये जानने के लिए कि ये एग्जाम मेरा में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मेरे से निकल पाएगा या नहीं। तो मैंने दोनों एग्जाम दिया, तो उसमें से एसएससी ईडी मेरा 100 में 46 नंबर आया था और एसएससी एमटीएस में मेरा 100 में 68 आया था। मैंने एसएससी एमटीएस का स्कोर कार्ड भी अपने चैनल पर पोस्ट किया था। तो ये क्योंकि बात किया जाए तो एकेडमिक्स की, तो मेरा जो एकेडमिक था वो 6 to 10 में बहुत ही अच्छा था। मतलब मैथमेटिक्स खासकर जो है मेरा वो ऑलमोस्ट चीज़ें मुझे क्लियर थी, बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी होते हैं वो सारा क्लियर। तो मैंने बस एग्जाम में बैठ कर ये देखा कि एसएससी का एग्जाम कैसा होता है। तो कोई भी एग्जाम अगर शुरू करना, अगर आप एग्जाम नहीं दे सकते हो तो उसका कोई भी पीवाईक्यू ऊपर करो और एक बार पूरा ही 100 क्वेश्चन पढ़ कर देखो, 2-3 सेट देखो कि आपसे हो पाएगा या नहीं, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी शुरू उसी को करना चाहिए। अगर आपने देखा कि हाँ लग रहा है कि मुझे से 30 क्वेश्चन बनना है, 25 क्वेश्चन बनना है, 40 बनना है, यानी 100 में से आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें पढ़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एकदम बाहर से आता है। ये जो सिलेबस जो होता है एसएससी का वो 1 to 10 के बीच, 6 to 10 के बीच जो होता है उन्हीं वही चीज़ें पूछा जाता है। और हर कोई अभी 10th पास करके ही कंपटीशन का तैयारी शुरू करे। तो आप एक बार पूरा एनालाइज करो उस क्वेश्चन को कि आपसे ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो किसी भी एग्जाम का तैयारी शुरू करने पर उसका सारा पीवाईक्यू देखो। तो मैंने भी यही किया था, पहले 2 एग्जाम देकर देखा, फिर जब मुझे लगा कि हाँ मेरे से हो सकता है तब मैंने तैयारी शुरू किया। ठीक है, तो अब चलो, बहुत से लोग पूछे थे कि हमें एसएससी एग्जाम के साथ कोई बैकअप रखना चाहिए या नहीं। तो मैं अपना बताता हूं, मैंने अभी ग्रेजुएशन करने के बाद अपना एसएससी का तैयारी के साथ साथ बीएड भी कर रहा था, क्योंकि देखो कंपटीशन फील्ड में कोई भी 100% नहीं होता। मुझे भी 100% श्योरिटी नहीं था कि मेरा एसएससी सीजीएल निकल ही जाएगा या ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल ही जाएगा। तो इसके लिए मैंने बीएड कर रखा था, जो कि मेरा 1 ईयर कंप्लीट और इस बार फाइनल भी हो जाएगा। तो आप भी इसके साथ साथ अगर हो सके तो कोई बैकअप प्लान रखो, क्योंकि हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। सिर्फ अगर एसएससी के भरोसे गए 4-5 साल वेस्ट किया नहीं हो पाया तो ऐसा ना हो कि आपका पूरा ही मतलब वो चला जाए। जैसे कि बहुत से लोग इतने जो बीटेक करते हैं, ताकि उनका एक ये रहे कि बीटेक करने के बाद कंपटीशन लाइन में आते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा आप बीटेक करो, बट ये कर रहा हूँ कि आपके इसके साथ साथ कोई अनदर भी रखो बैकअप प्लान। जैसे मैंने सोच रखा था कि अगर मेरे से मान लो कि मैं यहाँ पर कंपटीशन में नहीं कुछ कर पाया और उसके बाद फिर क्या कहते हैं मेरे से बीएड किया, मैंने उसका भी कंपटीशन नहीं निकाल पाया, तो मैं क्या करूँगा। तो देखो इतना जब अगर यार 5 साल 6 साल अगर मैंने पढ़ाई पर दिया तो मेरे पास तो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो गया। और आप जानते हो कि अभी टीचर का कितना ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप एक अच्छे नॉलेज गेन करोगे, मान के चलो 5 साल 6 साल दे दिया, लेकिन इतना तो 6 साल में अगर आपने थोड़ा भी सीरियस होकर पढ़ा रहेगा तो आपको नॉलेज हो जाएगा। आप अपना कोचिंग खोल सकते हो या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा सकते हो। तो मैंने यही सोच रखा था कि अगर मेरा इधर नहीं हो पाया, मेरा जब तक एज है तब तक मैं तैयारी करूंगा, और नहीं हो पाया मैं एक टीचर बन जाऊंगा, क्योंकि उतना नॉलेज तो हो ही जाएगा कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करा सकता हूँ। और एक टीचर का सैलरी अभी कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा है।
और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि कितना समय लगता है एसएससी की तैयारी में। देखो अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर तैयारी कर रहा है तो उसको एटलीस्ट 2 साल लगेंगे ही। बोला उसने 6 महीने के अंदर एसएससी सीजीएल निकाल लिया, तो इसका ये मतलब है कि उसने पहले से ही प्री प्लान कर रखा था। ये कोई अनदर एग्जाम का कंपटीशन का तैयारी कर रहा था जिसमें कि इंग्लिश भी पूछा जाता है, रीजनिंग भी, क्वांट भी और जीएस भी पूछा जाता है, तो वो कोई अनदर एग्जाम का तैयारी करके इधर है। बट एक 99% जो बच्चे होते हैं वो 6 महीना के अंदर नहीं निकाल सकते। तो ये मन में अपने मन में मत रखो, क्योंकि किसी ने कमेंट, एक ने तो कमेंट किया कि बिना पढ़े कैसे निकाले। तो बिना पढ़े निकालने के लिए भाई आपको एक बहुत जान पहचान होना चाहिए, जिससे कि आपका कोई मतलब ऐसा जान पहचान वाला जो आपको जॉब दिला दे फ्री में गवर्नमेंट, जो कि माइनस में परसेंटेज है बिना पढ़े निकालने का। तो ये क्वेश्चन एक A2S CLB ने पूछा था मेरे से कमेंट में। हाँ, तो जो एक कंपटीशन का तैयारी करने के लिए यूजुअल 2 साल लगता है, आपको 1 से 1.5 साल ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा। देखो इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। अगर एक जीएस का बात करोगे तो कम से कम 4 सब्जेक्ट हो गए, सोशल साइंस के 3 साइंस के हो गए, फिर मैथ, मैथमेटिक, एडवांस इंग्लिश में कितना ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन है, रीजनिंग है। तो सिलेबस कंप्लीट करने में मुझे भी यूजुअल 1 से 1.5 साल लगता ही है, कम से कम लगता है। ऐसा तो है ना कि पूरा दिन आप पढ़े जा रहे हो। सिलेबस सिर्फ जल्दी से पढ़ने के चक्कर में जाओगे, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, पता चला कि 0 नॉलेज, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी अगर कंपटीशन का तैयारी करो तो पेशेंस इज द की, आपको पेशेंस रखना ही होगा। और चलो अब अगला बात करते हैं कि डेली कितना आवर पढ़ना चाहिए और मेरा क्या रूटीन था। तो देखो डेली स्टडी आवर का बात किया है तो जो एक यूजुअल स्टडी हम कर सकते हैं वो एक दिन में 6 से 7 घंटा ही कर सकते हैं। जो लोग 12-13 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चीज़ होगा कि आप 6 से 7 घंटा ही प्रोडक्टिव स्टडी कर पाओगे। उसके बाद जो आप सिर्फ बैठे हो, पढ़ रहे हो, पर आपके माइंड में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 से 7 घंटा के बाद हमारा माइंड सेचुरेटेड हो जाता है, तो वो चीज़ें कैच ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से सिर्फ शो ऑफ करने के लिए मत पढ़ो। मेरा जो है 6 से 7 घंटा या मैक्सिमम 8 आवर हो पाता है अच्छे से पढ़ाई। बहुत लोग को देख रहा हूँ रात को 10 से लेकर सुबह के 10 तक पढ़े जा रहे हैं। तो देखो उसमें पढ़ने के लिए तो पढ़ लोगे, बट आपके माइंड में कुछ घुसेगा नहीं। यही जो मेन रीजन होता है जो बच्चे 12 घंटा पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो एक्सेस पढ़ रहे, उतना पढ़ना जरूरी नहीं है। मेरा जो रूटीन था मैं अपना बताता हूँ। मेरा जो रूटीन था, मैं सुबह में 7 बजे उठता था और 1 घंटा के अंदर फ्रेश होकर 8 से 12 लाइब्रेरी करता था, यानी 4 घंटा। उस बीच में भी मैं ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा पढ़ा, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा पढ़ा, फिर रूम पर आया, फिर 12 से 5 में मैंने खाना बनाना और सोना, क्योंकि प्रॉपर आपको स्लीप का जरूरत होता है। तो वो 12 से 5 के बीच का समय वो सोने पर था, ये नहीं कि खाना खाए और तुरंत पढ़ने चले गए, तो वहाँ आपका जो है माइंड उतना काम नहीं कर पाएगा। आप 12 से 5 के बीच में जो है खाना खाओ और एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा सो। फिर 5 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था और 5 से 9 पढ़ता था। उसके बीच में भी 2 घंटा पढ़ा, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि लाइफ में जो है एक लगातार पढ़ने से जो होता है वो आपके माइंड में चीज़ें घुसती नहीं है। तो ये था कितना आवर पढ़े, तो ये मैंने बता दिया। और देखो डेली नहीं पढ़ पाओगे, ये सच्चाई है। आज अगर मान लो कि पढ़ रहे हो 6 घंटा, तो कल आप हो सकता है 2 घंटा ही पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका कल तबीयत खराब हो सकता है, कभी घर में कोई फंक्शन हो सकता है, कभी आपको घर जाना पड़ता है। ठीक, तो हर दिन का अलग अलग स्टडी होता है। किसी दिन 10 घंटा भी पढ़ सकते हो, बट अगला दिन आपको 6 घंटा भी पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका हेडेक हो जाएगा, बैक पेन करेगा। तो यही है कितना घंटा पढ़ना चाहिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि फ्रेशर रिपीटर को कैसे पिछाड़े, क्योंकि अभी जो एसएससी में सबसे ज़्यादा डर है वो फ्रेशर और रिपीटर को लेकर है। तो देखो रिपीटर जो होता है, अगर बात किया जाए तो वो लोग जो जॉब के साथ 4 घंटा पढ़कर अगर कंपटीशन निकाले, तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास तो दिन का 10 घंटा है पढ़ने के लिए, तो क्यों नहीं निकाल सकते हो एग्जाम। मेरा जो 90% दोस्त था यही सोचा था कि इस बार सीजीएल में रिपीटर बैठेगा, बहुत सारा रिपीटर ही एग्जाम निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने इस बार पहली बार अटैम्प्ट में मेंस निकाला है। रिपीटर कुछ नहीं होता है, बस आपको पहला बार अटैम्प्ट दोगे तो आप फ्रेशर हो। चलो माना पहला अटैम्प्ट दिया आपने सीजीएल का, फ्रेशर हो, पर जब अगली बार आप प्री दे रहे हो तो क्या आप भी फ्रेशर हो? नहीं ना, आपके पास तो 10-10 घंटा है पढ़ने के लिए। तो ये बातें सबसे पहले मन में निकालो कि रिपीटर फ्रेशर कुछ नहीं होता है। हर स्टूडेंट अच्छा है। आपको उस तरह से अगर रिपीटर एग्जाम नहीं भी देंगे तो भी इंडिया जो है बहुत ही बड़ा देश, और यहाँ पर ऑल इंडिया एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पर आपका कंपटीशन होगा, वर्ल्ड के इंडिया के टॉप बच्चों में होगा। तो फ्रेशर रिपीटर कुछ नहीं होता। अपने आपको इस तरह बनाओ ये चीज़ें सोचना ना पड़े। तो इसीलिए फ्रेशर रिपीटर कुछ मत करो, अपने पर ध्यान दो, अपने को इम्प्रूव करो। आज अगर तुम फ्रेशर हो तो अगले दिन तुम भी रिपीटर ही बनोगे। ठीक, तो ये था। अब जो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा होता है वो पेशेंस एंड डेडिकेशन। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहला साल एग्जाम दोगे फेल करोगे। मैंने भी अभी रील डाला था एक, जिसमें मेरा कि 20 से 22 एग्जाम मैंने इस बीच में फेल किया है। तो आपको डेडिकेशन भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। आप फेल करोगे, ये नहीं कि पहला अटैम्प्ट में ही बैठोगे एग्जाम क्लियर कर जाओगे, लेकिन हार नहीं माना, आपको कंटिन्यूटी रखना है। अब बात करते हैं कि बैच से पढ़े या यूट्यूब से पढ़े। देखो स्टार्ट करोगे पढ़ाई तो मैं बोलूँगा पहले यूट्यूब से पढ़ो और उसके बाद जो है बैच लेना। और अगर डिफरेंस करते यूट्यूब और बैच में क्या है, तो देखो बैच लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने पैसा लगाया तो मुझे पढ़ना है, बट यूट्यूब पर क्या होता है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आता है। आपने एक प्लेलिस्ट खोला, एक वीडियो देखा, उसके नीचे कोई दूसरा वीडियो आ गया, गाना आ गया, किसी का कंट्रोवर्सी आ गया। तो इसलिए अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि शुरुआत थोड़ा सा यूट्यूब से करो और फिर उसके बाद क्या कहते हैं बैच से करो। अब अगला क्वेश्चन है कि
ऑनलाइन पढ़ना चाहिए ऑफलाइन, तो मैं अपना बताता हूँ। मुझे जो मैंने जब अपना पढ़ाई स्टार्ट किया तो मुझे ऑनलाइन पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्योंकि कोई भी अभी भी आप स्टार्ट करोगे तो ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा, कि कैसे एकाएक से, क्योंकि 12th तक या ग्रेजुएशन तक हम लोगों ने ऑफलाइन पढ़ा, एकाएक से कैसे ऑनलाइन पर स्विच कर ले। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, महिंद्रा इंस्टीट्यूट, जो कि पटना का है। तो रही बात कि क्या मैं इंस्टीट्यूट से ही अपना कंपटीशन निकाल लेता? नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट में एक फिक्स रहता है कि आपको 2 घंटा पढ़ाएगा एक दिन में या 3 घंटा पढ़ाएगा, और वो 6 महीना के अंदर पढ़ाएगा या 1 साल लगाएगा। हाँ, शुरू में पढ़ोगे ताकि आपका पढ़ाई में मन लग जाए, वहाँ जाओगे थोड़ा सा सीख पाओगे। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऑफलाइन आप पढ़ो ऑनलाइन ही। लेकिन लग रहा है कि ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हो, तब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, बट उसके बाद फिर तुमको ऑनलाइन साथ साथ जो है ऑनलाइन भी पढ़ना है। ठीक, अब बात करते हैं कि सीजीएल की जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो मैंने क्या किया कि मैंने सीजीएल का तैयारी स्टार्ट किया। तो इसके अलावा जितना भी एसएससी एग्जाम लेता है तो वो सारा ही एग्जाम का जो लेवल होता है वो सीजीएल से डाउन होता है। इवन स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं, बिहार पुलिस में जैसे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, तो कुछ चीज़ें अगर हटा दिया जाए तो सारा सीजीएल के लेवल का नीचे का ही होता है। तो सीजीएल का अगर तैयारी अगर आप करते हो तो बाकी बात जितना भी वन डे एग्जाम होता है इसमें सेम सिलेबस है, यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पूछा जाता है, वो सारा ही एग्जाम कवर हो जाएगा। क्या एक ईयर में पॉसिबल है या नहीं? देखो, अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब कि आपका 12th तक बहुत अच्छा है, आपका बेसिक्स सारा क्लियर है, तब 1 साल के अंदर आप कर जाओगे। लेकिन फिर भी बहुत मिनिमम चांस है, प्री निकाल लोगे, बट मेंस में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और 1 साल के अंदर सारा सब्जेक्ट गैदर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप बहुत एवरेज बच्चे हो तो आपको 3 साल 4 साल लगेगा, और अगर आप ठीक ठाक बच्चे हो तो 2 साल या 3 साल तो लगेगा ही तैयारी करने में। और अब बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। देखो, सोशल मीडिया अगर बात करोगे तो मैं भी यूज करता हूँ, और कंपटीशन के फेज में भी करता था। बट मेरा क्या टाइमिंग था, मुझे बस एक इंस्टाग्राम चलाना पसंद है और थोड़ा बहुत यूट्यूब का शॉर्ट देखना। मुझे मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रिकेट में पहले बहुत ज़्यादा देखता था, बट मैंने अब क्रिकेट देखना बंद कर दिया। तो देखो, इंस्टाग्राम चलाओ थोड़ा देर, यूट्यूब वीडियो देखो, बट ना एक टाइम लिमिट, जैसे मैंने बताया ना कि 10 से सुबह में मैं 8 से 12 पढ़ रहा था, तो वो 4 घंटा सिर्फ पढ़ो। वो जो 12 का 5 का बीच का ब्रेक मिला है, उसके बीच में थोड़ा बहुत चला लो इंस्टाग्राम। फिर आप 5 से 10 पढ़ो, फिर 10 बजे के बाद आ रहे हो रूम पर, खाना बनाते समय गाना बजा लो, रील्स देख लो, खाना खाते खाते भी कुछ वीडियोस देख लो। तो वो 3 घंटा भी दोगे सोशल मीडिया पर, बट फिर भी जो आपका ये जो मैंने बताया ना, सुबह में जो आप 4 घंटा लाइब्रेरी करो, शाम के 4 घंटा लाइब्रेरी या 5 घंटा करो, बस उतना डेडिकेट रहो। उसके अलावा जो मन है सो करो, घूमना है घूमो, हर चीज़ करो। और हफ्ता में ज़्यादा लोड मत लो, 5 दिन पढ़ो या 6 दिन पढ़ो, 1 दिन ब्रेक जरूर लो, उस दिन आप पूरा ब्रेक लो। कोई भी चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं। जैसे हम लोग का था कि हर संडे को ब्रेक लेते थे, पूरा घूमते थे, जो मन है खाना पीना, अपने मतलब अपना लाइफ का काम करना। रूम पर लेकर आ रहा था तो मुझे भी खाना बनाना, रूम साफ करना, कपड़ा साफ करना, तो 1 दिन ब्रेक लो, अपने को समय दो। उस दिन जो भी मन करे, घूमना मन पसंद है घूमो, मूवी देखना पसंद है, हर चीज़ करो। और रही बात अब जीएफ और बीएफ का बात करते हैं, बहुत से लोगों का आजकल लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कैसे मैनेज करें। देखो, डिपेंड ये आप पर करता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी अगर अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ इतना देर मैं पढ़ने के बाद तुमसे बात करूंगा, तो वो ठीक है, तो रखो। मैं ये नहीं बोला कि किसी से रिलेशन तोड़ लो, बट ये है कि अगर वो चाह रहा है कि नहीं आपको हमेशा बात करना, जो कि भी मोस्ट ऑफ द केसेस में देख रहा हूँ, नहीं आपको बात करना है, बात नहीं करोगे तो मतलब वो आपसे अलग चली जाएगी, तो उस तरह का रिलेशन मत रखो जो आपको ज़बरदस्ती करके कि नहीं तुमको 8 घंटा बात करना है। अंडरस्टैंडेबल हो दोनों तब रखो। तो ये सारा मैंने अभी बता दिया कि मैंने जो स्टार्टिंग किया तो अपना जो भी था वो चीज़ें बताया। और अब बात करते कि और 1-2 फैक्ट बताता हूँ कि एग्जाम, तो देखो जितना भी 18 साल कंप्लीट होने के बाद जितना भी एग्जाम हो, जिसमें कि 100 रुपया 200 रुपया फॉर्म भरने में लगता है, या आप एलिजिबल हो, सारा एग्जाम दो। जैसे कि मेरा जो मेन जो एग्जाम पहला बार निकालने के पीछे का कारण था वो एग्जाम था। मैं बहुत सारा एग्जाम दिया हूँ, ऑलमोस्ट 10th का कोई भी हो, माना SSC GD में आपको जाना नहीं है, बट फिर भी उसका एग्जाम दो। क्या होगा एग्जाम देने से, आप एग्जाम में प्रेशर झेलना सीखोगे। जितना भी ज़्यादा एग्जाम दोगे, एक साल में 20 दो 22 दो, जितना एग्जाम दे सको, जो वन डे में जिसमें आप एलिजिबल हो, हर एग्जाम का फॉर्म भरो, भले आपका तैयारी कितना भी हो, लेकिन एग्जाम दो। और अब बात करते हैं कि हमें घर पर रहकर पढ़ना चाहिए या बाहर रहकर पढ़ना चाहिए। तो देखो, अगर मैं बताऊं तो मैं घर पर रहकर नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि मुझे थोड़ा घर पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था। घर पर मैं गाँव से बिलोंग करता था, वहाँ पर इंटरनेट भी प्रॉपर मेरा नहीं चलता था, क्योंकि जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन भी नहीं कर पाता था। मेरा गाँव थोड़ा सा एरिया वाइज बहुत अंडर डेवलप टाइप का, वहाँ नेटवर्क नहीं था, इवन कॉपी किताब भी नहीं मिल पाता था। मुझे कॉपी किताब खरीदने के लिए भी बहुत ज़्यादा घर से 20 किलोमीटर दूर बाजार जाना पड़ता था। तो इस वजह से मैं जो है बाहर आकर यानी पटना का तैयारी किया हूँ। देखो, अगर आपके घर के आसपास अगर लाइब्रेरी है, जैसे कि मेरे गांव में लाइब्रेरी भी आसपास अगल बगल के 8-10 गांव के अंदर नहीं है, तो अगर आपके घर के पास लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो और घर पर ही रहकर पढ़ो। देखो, बाहर आने के बाद एक तो पहली बात तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लगभग मेरा 6 से 7 हज़ार मंथली एक्सपेंस होता है, खाना पीना, रूम रेंट और अनदर फैक्टर मिलाकर। खाना पीना बाहर भी तो होता है खाना, और बहुत सारा चीज़ होता है, 6 से 7 हज़ार होता है। तो बहुत से लोग जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो
बाहर आने के अलावा इसके बाद आपको अकेले से ही खाना बनाना पड़ेगा, हर चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होता है बाहर आने पर। बट अगर आपके घर के आसपास लाइब्रेरी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि घर के आसपास ही लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लो, पढ़ो। बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि घर के पास लाइब्रेरी नहीं है, मेरा जैसा कंडीशन है, तब आप बाहर आओ। और देखो बाहर आओगे तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मैं पटना में रह रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन, बहुत से लोग आ रहे हैं जो जिसको नशा की आदत है, नशा की आदत में लग गए, कोई लड़की के साथ घूम रहा है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, बस ये सोच कर चलो कि आपके पेरेंट आप पर ट्रस्ट करके भेज रहे हैं। बस अगर 2 साल मेहनत कर लोगे, देखो जैसे मैंने 2 साल मेहनत कर लिया तो मेरे पास कितना ज़्यादा ऑप्शन है। जैसे मैं अभी मुंबई जाने वाला हूँ तो मैं चाहूँगा जब मन करेगा तब कितना जगह मैं घूम सकता हूँ, अपना पैसा रहेगा, अपना सैलरी अपने हिसाब से खर्च करूँगा। अभी तो मम्मी पर डिपेंड हूँ, मम्मी भेज रही है 5,000 रुपये तभी मैं कुछ कर पा रहा हूँ। जब अपने परिवार डिपेंड हो जाओगे, बस 2 ही साल डेडिकेट करके चलो, या 3 साल मान के चलो, अगर थोड़ा वीक हो तो लगेगा। तो इन 3 साल डेडिकेट होकर अगर पढ़ लोगे तो बाहर आओ तो ये सोच कर रहना, जैसे मैं ये हमेशा ये सोच रहा था कि मम्मी ने मेरे पर ट्रस्ट करके भेजा है, मैं कैसे पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मैं भी घूमा फिरा हूँ, हर चीज़ किया हूँ, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई भी किया हूँ। ठीक, तो आप अगर गाँव में अगर लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, आसपास है बहुत से सारे गाँव में तो खुल चुका जो थोड़ा अच्छा गाँव है, तो आप गाँव घर पर ही रहकर पढ़ो, बाहर मत आओ, पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और अब बात करते हैं कि अगर आप बाहर रह रहे हो तो मैंने जो गलती किया, मेरा जो 2023 में गलती किया, बहुत से लोग जैसे मान लो पटना में रह रहे हैं, आए और रहे 1 महीना रहे, उसके बाद घर चले गए, घर गए तो 20-20 दिन 25-25 दिन घर पर आ गए, 2 महीना बाद आ रहे। तो वो गलती मैंने पहला साल किया था। मैंने 2024 में जो अपना घर जाना साफ ही छोड़ दिया। मैं बस एक बार होली में गया, 10 दिन रहा मैंने, फिर उसके बाद रक्षाबंधन में 5 दिन रहा, उसके बाद मैंने छठ पूजा के समय जाकर 15 दिन रहा। और देखो घर जाओगे ना तो आप लोग पढ़ाई में जो होता है ना कि ब्रेक कर दे, तो साफे घर पर जाकर पढ़ना बंद कर दो। देखो घर पर कोई रीजन है कि आपको घर जाना ही पड़ रहा है, बहुत सारे का फैक्टर होता है घर जाना, तो ट्राई करो एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ो। मैंने जो ये कंटिन्यू जो 2 साल पढ़ा तो मैं दिन में कम से कम 15-20 मिनट या एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ ही लेता था। नहीं मन किया घर पर फोन में चलाकर थोड़ा सा GS ही पढ़ लो, इंग्लिश का ही मॉक लगा लो, कोई सेक्शनल मॉक लगा लो, कोई फुल लेंथ लगा लो। घर पर तो एटलीस्ट मोबाइल लेकर जाओगे, कॉपी कलम तो एक लेकर जा ही सकते हो, या कोई बुक कैरी करके घर ले जाओ। लेकिन ट्राई करना कि दिन में 1 घंटा पढ़ो। कभी 1-2 दिन चलेगा कि 0 आवर पढ़ो, बट ना एटलीस्ट 15 से 20 मिनट एक बार कुछ भी उल्टा कर पढ़ो। कंटिन्यूटी ब्रेक कर दोगे तो कहीं ना कहीं फैक्टर होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर कोई बिगनर स्टार्ट करे तो क्या एक साथ उसे 4 सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, पहले आप कोई 2 सब्जेक्ट टारगेट करो। जैसे कि रीजनिंग मैंने स्टार्ट किया था तो रीजनिंग और मैथ पढ़ा था। ठीक, तो सबसे पहले एक सेट स्लॉट बना लो कि सुबह में मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, मैथ पढ़ूंगा। फिर जब 1 महीना हो जाए, लगे कि हाँ कुछ सिलेबस कवर हो गया, तब इंग्लिश से स्टार्ट करो, तब GS से स्टार्ट करो। एक साथ 4 सब्जेक्ट मत करना, एक साथ 4 सब्जेक्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे मैथ के स्ट्रेटजी के बारे में। इसके अलावा इंग्लिश और GS का मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो प्लीज़ आप वो दोनों वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत सारा फैक्टर बताया जो चीज़ें जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें मैं डायरेक्ट स्ट्रेटजी पर शुरू हो जाता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। ठीक, तो ये मैंने बता दिया। घर के बारे में भी बता दिया कि घर पर रहकर पढ़ना या बाहर, अगर घर पर लाइब्रेरी है तो घर पर ही पढ़ो, बाहर आओगे तो बहुत सारा फैक्टर होता है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो, या फिर आप बाहर में मन नहीं लगेगा, बहुत फैक्टर होगा। अगर घर पर लाइब्रेरी तो घर पर ही रहकर पढ़ना। ठीक, तो अब चलो मैथ का स्ट्रेटजी बात करते हैं। चलो अब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो डिमांड आया था वो था मैथ्स के बारे में। तो चलो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि मैंने मैथ्स में किस किस टीचर को फॉलो किया। तो देखो ये सारे टीचर, सबसे पहले राकेश सर, शिवम सर, राहुल तेवतिया, दीपक भाटी, गगन सर, आभास सैनी और अभिषेक ओझा। तो चलो अगर अभी कोई बिगनर स्टार्ट करने वाला तो मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगा कि एक राहुल तेवतिया सर है और नायक बैच उनका है यूट्यूब पर। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो आप यूट्यूब पर जाकर RWSSC एग्जाम लिखो, ठीक, और उसके बाद इसके नीचे प्लेलिस्ट में जाना। देखो इन्होंने क्रिएटेड प्लेलिस्ट है, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे करोगे तो देखो यहाँ पर ये जो SSC फाउंडेशन नायक बैच करके देखो ये है 2025। तो यहाँ पर इन्होंने 88 वीडियो टोटल है। तो ये है हमारा राहुल तेवतिया सर जो है बेसिक से क्लास कराए, और जो सबसे बेस्ट टीचर जो स्टार्टिंग फेज के लिए है, अगर अभी कोई बिगनर स्टार्ट करे तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो चलो मैं इनका दिखाता हूँ प्लेलिस्ट। आपको ना इसके सबसे नीचे चले जाना है, शुरू से नहीं करना है। क्या ऐड आया है? हाँ, तो देखो यहाँ पर प्लेलिस्ट के सबसे नीचे चले जाओ, और इन्होंने ना नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। देखो यहाँ नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है, तो आपको यहाँ सबसे पहला लेक्चर से देखना। और इन्होंने ना सबसे बेसिक, क्योंकि जो हमारा कंपटीशन में मैथ में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो नंबर सिस्टम, क्योंकि जब तक आपको नंबर सिस्टम का नॉलेज नहीं हुआ तब तक अनदर सारा चैप्टर जो इसी से लिंक है। तो इनसे आप अभी पढ़ना शुरू कर सकते हो अपना बिगिनिंग के लिए। ठीक, तो अब बात करें क्या इनसे ही हम मेरा पढ़कर हो जाएगा पूरा। तो देखो अभी मैं बता रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग इन्होंने लगभग में बहुत ही कम, मतलब कि जैसे और सब टीचर का वीडियो देख लो जिसका, जैसे कि आप लोग बता रहे हो कि 400 से 500 लेक्चर है, बहुत से लोगों का रहता है कि 400 से 500 लेक्चर रहता है। तो देखो ये जो सर है अभी इनका रनिंग बैच ही चल रहा है, तो ऑलमोस्ट इन्होंने 88 वीडियोज़ में लगभग में 7 से 8 चैप्टर कवर कर दिया है। इसके अलावा इनके बाद भी वो पूरा ही कंप्लीट करेंगे, जैसे कि अभी प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो अभी कुछ चैप्टर बचा है, टाइम एंड वर्क, ये सारे चैप्टर बचे हैं। तो आप इनको अभी फॉलो करो, क्योंकि ये जो है एक बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था मैथ का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंस होना चाहिए बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये चारों चैप्टर, और उसके बाद जो है आप सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SI CI,
और इसके बाद टाइम डिस्टेंस, स्पीड और म्यूचुअल एलिगेशन और एक टाइम एंड वर्क छूट गया। उसके बाद इन दोनों के बीच में कहीं भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सारा ही चैप्टर लिंक है, सब में रेशियो का यूज होता है। और अगर बात किया जाए एडवांस का, तो सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ना, फिर ट्रिगो पढ़ना, फिर मेंसुरेशन, फिर ज्योमेट्री। चलो, तो ये मैंने मैथ का ओवरव्यू एक बताया कि किस तरह से पढ़ना, और अगर कोई बिगिनर है तो उनको मैंने एक टीचर सजेस्ट किया राहुल तेवतिया, तो आप इनसे पढ़ो। अब बात करते हैं कि जब इनसे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके अलावा एक यूट्यूब पर भी अभिषेक ओझा सर, उनको भी देख सकते हो। बट देखो, अगर मैंने शुरू में जो बताया कि अगर आप राहुल तेवतिया सर से पढ़ते तो इनका पूरा ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। तो अगर बात मानोगे, देखो टीचर का सिलेक्शन आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ही टीचर यूट्यूब पर, आदित्य रंजन सर हैं और भी बहुत टीचर। बट जो अगर एक बेसिक का बात करें तो मैंने राहुल तेवतिया सर से सीखा, तो मेरा जो बेसिक है ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से सर बताते, बहुत ही स्लो बताते। इनका जो वीडियो का लेंथ भी देखो ज़्यादा नहीं, 1 घंटा का लेक्चर है, 1 घंटा 6 मिनट, 1 घंटा 3 मिनट। तो इनका जो 1 घंटा का लेक्चर है उसको आप चाहोगे तो आसानी से 40 से 45 मिनट के अंदर 1.5x के स्पीड पर चलाकर खत्म कर सकते हो। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हो रहे हैं वो ये 400 जो 500 वीडियो है, इसकी वजह से उनका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि पहली बार ही आपको इतना ज़्यादा दिख जाएगा कि आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो ये रहा। और उसके बाद देखो, अगर आपने एक बार जब पूरा ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो फिर गगन सर का एक सीरियल मेंस बैच आता है, जो कि मैं अभी इसका सारा नोट्स भी दिखाऊंगा। इनका एक सीरियल मेंस बैच आता है हर सीरियल प्रीलिम्स के बाद, ठीक। तो इनका जो हर सीरियल प्री के बाद जो बैच आता है वो मैंने खरीदा था, क्योंकि इसमें ना वो सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं, जिसका भी बेसिक क्लियर रहेगा वो आसानी से ये बैच में समझने लग जाएगा। तो क्योंकि ना अनदर टीचर का बात करोगे तो गगन सर जो है उनका सबसे बेस्ट अप्रोच मुझे लगता है, क्योंकि चीज़ों को बहुत शॉर्ट में बताते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको मेन होता है स्पीड रखना, और ये जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो आप एक बार पूरा सिलेबस उनसे कंप्लीट कर लें, राहुल तेवतिया फिर गगन सर का मेंस बैच कर सकते हो। तो चलो मैं आपको ना कुछ मैथ पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह से पढ़ना है। तो देखो, ये है मेरा मैथ का नोट, जब मैंने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो ये मेरा मैथ का एक नोट है। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस चैप्टर का जैसे बात किया, तो मैंने इसके चैप्टर के स्टार्ट में जितना भी फॉर्मूला होता है वो पहले लिख लिया, ठीक। और उसके बाद देखो मैंने ये सारा क्वेश्चन जो है उतारना शुरू किया था। तो स्टार्टिंग में जो सारा क्वेश्चन लिखा है वो मैंने लिखा, फिर लिखा है, फिर लिखा। तो देखो, अगर अभी नोट्स बनाओगे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट है, तो मैं इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बट राहुल तेवतिया जो पढ़ा रहे हैं उसका आई थिंक PDF वो अवेलेबल नहीं कराते हैं। तो आप क्वेश्चन उतारना और उसके बाद उसके नीचे सॉल्यूशन लिखा। देखो, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आपने पहले सर ने बताया और पहले सर का आपने लेक्चर देखा, फिर ये सारा चीज़ें सीख लिया कि किस तरह से बनता है। फिर अगला क्वेश्चन भी वो सेम टाइप का कराएंगे। तो जब वो अगला क्वेश्चन यहाँ तक बता दिए तो आपको ना वीडियो को वहाँ पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक, कि वो क्वेश्चन आप बना पाते हो नहीं। क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन इस तरीके से उसने बताया वही अप्रोच लगाकर आपको अगला क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपने पहले सर का वीडियो देखा, फिर अपने खुद रोक कर बनाओ, फिर देखो कि क्या वो क्वेश्चन सही बना, आपने जो अप्रोच लगाया वो। तो इस तरह से देखो, फिर तीसरा क्वेश्चन कराएंगे। तो मैंने जब पहला अटैम्प्ट में पढ़ रहा था तो मैंने ना टिक कर लिया। जैसे देखो, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि मैंने स्टार्टिंग में गलती किया, तो मैंने ये टिक कर लिया कि हाँ, ये क्वेश्चन में फंसा हूँ, इसको मैं अगली बार देखूंगा, ठीक। तो इस तरह से देखो, मैंने यहाँ पर एक 7वां नंबर क्वेश्चन में भी टिक किया, क्योंकि एक नया टाइप का क्वेश्चन था। और हाँ, जैसे आपने 2 क्वेश्चन उतार लिया एक टाइप का, अगर तीसरा क्वेश्चन भी सेम टाइप का है तो वो आपको कॉपी में नहीं लिखना है, बस एक क्वेश्चन का 2 ही क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि ना वो करोगे तो काफ़ी लेंदी नोट्स बनेगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन लग रहा है, तीसरा चौथा क्वेश्चन अगर करा रहे एक ही टाइप का लग रहा है कि हाँ एक ही जैसा डाटा है, तो वो नहीं लिखना। अगर लग रहा है कि हाँ अलग है, उसमें आप फंस रहे हो, तभी उतारना है, ठीक। तो चलो इस तरह से किया। अब देखो, पहला अटेम्प्ट मैंने सारा ही क्वेश्चन पढ़ लिया। तो इस तरह से मैं ना जो क्वेश्चन में टिक लगाया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अब समझ चुका हूँ, मुझे ये क्वेश्चन मैं बस एक बार रिवाइज करूँगा जब अगली बार पढ़ने आऊँगा। फिर ये सारा क्वेश्चन मैंने इसलिए टिक लगाया कि वो कि इस सारे क्वेश्चन में फंस रहा था। और जब मैं आगे जब रिवीजन करने आऊँगा तो मैं जितना भी टिक लगाऊँ सिर्फ उसी क्वेश्चन को बनाऊँगा। अगला बार मैं सिर्फ तीसरा बनाऊँगा, सिर्फ 7वां क्वेश्चन बनाऊँगा, सिर्फ 9वां क्वेश्चन बनाऊँगा, सिर्फ 11वां क्वेश्चन बनाऊँगा, और कोई भी क्वेश्चन नहीं बताऊँगा। देखो, मैंने ना इसको क्वेश्चन को 2 तरीके से सर ने बताया। तो ये पहला एक तरीका था और ये एक दूसरा तरीका है। ये मैंने ना राकेश यादव सर से स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो ये उन्हीं का नोट्स है। तो मैंने ये सारा बना रखा है, ठीक। अब जैसे देखो, इस क्वेश्चन में मैंने डबल स्टार लगा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और ये क्वेश्चन ना काफ़ी अलग अलग अप्रोच सर ने बताया था। एक पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड ये, तीसरा मेथड ये, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में मैंने डबल स्टार लगाया ताकि ना ये क्वेश्चन में ये जो मैंने ये सिंगल टिक बताया ये सब नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब कि दोबारा बनाया, फिर उसके बाद मैं इसको उतना नहीं देखूंगा क्योंकि मैं समझ गया दोबारा बनाया। बट ये जो क्वेश्चन ये मेरे को बार बार फंसा रहा था, मैंने रिवाइज किया, इसको मैंने डबल स्टार लगा लिया। तो इस तरह से आपको पढ़ना और इस तरह से नोट्स बनाना। ये देखो, मेरा पूरा मैथ्स का नोट्स है ऑलमोस्ट, अर्थमेटिक का, जो कि राकेश यादव के मैंने अपने स्टार्टिंग फेज में बनाया था। चलो अब इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी बताता हूँ। देखो, तो उसमें जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, एक लेक्चर देखने में 2 से 3 घंटा बर्बाद हो रहा था। तो उसके बाद मैंने ना ये मैंने बताया ना कि मैंने सीरियल मेंस का जो प्रीलिम्स पे अपना बेसिक क्लियर मैंने गगन सर का मेंस का बैच लिया था। तो देखो, उसका मैंने ना जो वो यूट्यूब पर क्या कहते हैं अपने ऐप पर PDF अवेलेबल का है, तो उसका सारे मैंने प्रिंट आउट निकलवा कर एज टाइप ऑफ बुक बना लिया, ये स्पाइरल कराकर।
तो देखो गांव घर की अगर बात करोगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते तो वहाँ बहुत महंगा फोटो स्टेट निकालता है। यहाँ तो 1 रुपया में ये जो एक पेज है दोनों तरफ मिला कर बस 1 रुपया लगता है। तो यहाँ ये निकाल लेते और बाइंडिंग करने का आई थिंक 30 से 40 रुपया लेता है मोटा रहा तो इस तरह से मैंने पूरा बुक निकाल दिया। और जब मैं इसका सॉल्यूशन जो बना रहा था, देखो मैंने ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दिया। हाँ ना, मैं सबसे पहले सीट लिख देता था कि कौन सा सीट बना रहा हूँ। जैसे देखो ये सीट 3 है, तो इसका मैंने क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से लिखा, तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता था। तो ये देखो मैंने एडवांस का भी सीट है, ये सिर्फ मेंस का बैच है। तो वही मैंने पहले बता दिया कि आप पहले बेसिक क्लियर करो, फिर मेंस क्लियर करने के लिए मैंने गगन सर का ये देखो मेंस का बैच लिया था। इसमें ना अगर बात की जाए लेक्चर का उनके मेंस बैच में, तो लेस देन 100 लेक्चर के अंदर ही पूरा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कंप्लीट कर देते। चलो ये मैंने एक और बता दिया। बात करते बुक के बारे में, ठीक। तो ऑलमोस्ट आपको नोट्स के बारे में भी बता दिया कि किस तरह से नोट्स बनाना है और किस तरह से आपको टाइम बचाने का भी एक तरीका बता दिया कि अगर आप किसी और टीचर से अगर पढ़ राहुल तेवतिया के अलावा, तो अगर वो जैसे गगन सर का 0 to हीरो अगर किसी ने लिया है तो वो भी क्या कहते हैं, इस तरह से अपना प्रिंट आउट निकलवा लो और एक बुक बना लो, अर्थमेटिक का अलग, एडवांस का अलग, ताकि आप टाइम बचा सको। अब बात करते हैं नोट्स के अलावा आपको बुक कौन सी लेनी है। देखो एक बुक रखना जरूरी होता है, क्योंकि ना सिर्फ टीचर की अगर मान लो बहुत सारे टीचर बोलेंगे कि सिर्फ उनका सीट बना लो इनफ है, बट ना एक बुक जरूरत होता है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि जरूरत है, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप नोट्स से टीचर का वो है तो वो भी ठीक है। तो अब 2 बुक है, एक है किरण का बुक और एक है पिनेकल का। अब इन दोनों का मैं ना थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। देखो किरण के बुक में जो ये सीक्वेंस ऑर्डर में दे रखा है, सबसे पहला जो टाइप होगा वो ईजी होगा, फिर उससे थोड़ा टफ, फिर उससे थोड़ा टफ, मतलब थोड़ा सा एक लेवल वाइज। और पिनेकल का बात किया तो इसमें ईयर वाइज क्वेश्चन दे रखा है। जैसे मान लो 2023 का सबसे अभी जैसे है ना एग्जाम, तो 2024 के सीजीएल का क्वेश्चन दिया, उसके बाद सीएचएसएल 2024, इसमें ना सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होता है। तो ये जो बुक है ये एक बिगनर के लिए बहुत अच्छा बुक है। और ये बात करें तो जो हाँ थोड़ा सा एक चैप्टर पढ़ने के बाद हैजार्ड ना हो, क्योंकि ना आप पहली बार जब कोई चैप्टर पढ़ोगे, तो जैसे मैं भी अगर राकेश यादव सर का एक पीवाई की बुक उस समय चल रहा था 7300 करके, उसमें भी उन्होंने सीक्वेंस में बुक नहीं दे रखा था। तो मैं ना पहला क्वेश्चन में ही फंस गया, दूसरी बार मेरा बनाने का मन ही नहीं करता था। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा किरण पीवाई की बुक। और चलो मैं थोड़ा बुक का भी पढ़ने का तरीका बताता हूँ। तो देखो जैसे मान लो कि आपने पहला चैप्टर रेशियो पढ़ लिया, ठीक है, सर से, तो उसके बाद ना रेशियो पढ़ने के बाद 2-4 दिन ब्रेक लो, ठीक। और उस ब्रेक लेकर ना इसमें जितना भी क्वेश्चन दे रखा है ऑलमोस्ट 300-400 क्वेश्चन एक चैप्टर का रहता है, तो डेली 50-60 इस तरह से थोड़ा टाइम निकाल कर बनाओ। तो देखो जैसे मैंने पहला अटेम्प्ट बनाया, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। और ये जो दूसरा क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा अलग टाइप का था, जो कि मेरे से नहीं बन पाया। और बहुत से लोग ये पूछो कि हम पीओ की बुक जाते बनाने फंस जाते हैं। देखो भाई यहाँ पर अगर क्वेश्चन है इसके पीछे इसके सोल्यूशन भी दे रखे। अगर आपने थोड़ा सा अच्छा से चैप्टर पढ़ा तो आप सोल्यूशन देकर भी समझ सकते हो किस तरह से है। इसमें देख लो एक लॉन्ग अप्रोच भी है, एक बेसिक अप्रोच भी है, तो ये बुक में दे रखा है। और कोई भी अगर पिनेकल भी लोग उसमें भी दे रखा है। तो देखो मैंने ना ये सेकंड क्वेश्चन को घेर लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में फंसा, तीसरा को भी घेर लिया, चौथा बना, पांचवा बना, छोड़ दिया। तो इसी तरह से करना कि ये जो 2 क्वेश्चन में घेरे हो, तो अगली बार अगर कभी फ्यूचर में रिवाइज करना हो तो सिर्फ यही 2 क्वेश्चन करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहला अटेम्प्ट में बना लिया, इसका मतलब आप कभी भी फंसोगे नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक। तो इस तरह से मैथ बुक का यूटिलाइज करना। होप मैंने मैथ का बता दिया। तब चलो जब हम बात करते हैं, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और मैथ का बुक भी बना लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है। जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद देखो आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। तब हम डिफरेंस बात करते हैं कि चैप्टर बाय जो सेक्शनल में क्या डिफरेंस है। तो देखो एक सेक्शनल मॉक में एक ही मॉक के अंदर आपको जितना भी आपने ये सारा चैप्टर पढ़ा है, नहीं सारा का क्वेश्चन एक ही मॉक के अंदर आएगा। तो आपने अगर शुरू में जैसे कि सारा चैप्टर का बुक भी बना लिया, सर का नोट्स भी बना लिया, अगर आप बुक अवॉइड करना चाहते हो, अगर मान लो आपको बुक बनाने में मन नहीं लगा, तो आप सेक्शनल मॉक पर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर जीडी का लगाना, एमटीएस, सीजीएल से सारे ही एग्जाम का लगाना। अगर आप पहली बार सीजीएल से ही शुरू कर लोगे तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा मॉक, तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले जीडी और एमटीएस में से किसी एक का ना थोड़ा मॉक लगाना शुरू करो, क्योंकि उसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है विद कंपेयर टू सीजीएल एंड सीएचएसएल। तो अगर आप बिगिनर हो तो पहले इन दोनों एग्जाम का लगाना। तो अब बात करते हैं कहाँ से आप लगा सकते हो। देखो 2 ऐप का नाम बता रहा हूँ, एक है आरबीई जो कि फ्री में अवेलेबल है, एक है आरबीई का ऐप और एक है टेस्ट रैंक का जो अभी गगन सर ने लॉन्च किया। दोनों पर प्रीवियस ईयर जो है वो फ्री में दे रखा है। लेकिन अगर बात करेंगे तो सबसे जो बेस्ट है वो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि इस पर ना आपको सेक्शनल मॉक भी अवेलेबल है, सारा ही चीज़ मतलब एक सीक्वेंस में अवेलेबल है, इसका अच्छा सॉल्यूशन भी दे रखा है। देखो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो टेक्स्ट बुक का ले लेना, नहीं तो आप फ्री के लिए आरबीई या टेस्ट रैंकर पर जाकर आसानी से दे सकते हो। आरबीई पर जो है आपका फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, चैप्टर वाइज भी टेस्ट अवेलेबल है। और कोई बुक लेना नहीं चाहता है क्योंकि ये बुक महंगा है थोड़ा सा, अगर बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आरबीई ऐप पर चैप्टर वाइज जाकर टेस्ट लगा सकते हो। उसके फ्री टेस्ट में जाना और फिर क्या करते हैं उसके नीचे देखना एसएससी एग्जाम मैथ पीवाईक्यू करके होगा, उसमें सारा चैप्टर वाइज सारा एग्जाम का दे रखा है। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक। होप मैंने पूरा ही मैथ बता दिया। मैंने रिवीजन का भी ऑलमोस्ट बताया किस तरह से करना है। तो देखो सबसे पहले आपको टीचर से पढ़ना है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं आप एक बार बुक थोड़ा सा बनाओ, क्योंकि बिगिनर के लिए ये मैं बता रहा हूँ। आप ना एक बार बुक बनाओगे ना पीवाईक्यू, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने जितना पढ़ा वो चीज़ें यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। और अगर सिर्फ एक चैप्टर पढ़ोगे अगला स्टार्ट कर दोगे तो देखो आपको थोड़ा ना सीक्वेंस लेकर चलना। मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 1 ईयर या एटलीस्ट 1 ईयर या 1.5 साल, 1 से 1.5 साल लगता ही है। इससे कम में मैथ का सिलेबस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना मैथ का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। अगर जल्दी के चक्कर में 5 महीना 6 महीना के चक्कर में जाओगे तो पढ़
तो लोगे, लेकिन ना आप पूरा ही फिर से चीज़ें आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में गए, आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, रिवाइज किया, नहीं दूसरा चैप्टर शुरू किया, तीसरा कर दिया। तो मैंने ये गलती शुरू में यही गलती किया था जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। मैंने ये जो देख रहे हो ना, ये सारा नोट्स जो है मैंने इसको ऑलमोस्ट, ये देखो इतना सारा कॉपी जो है इसको मैंने 2 महीना के अंदर ही पढ़ दिया था। ये देख लो इतना मोटा जो है ये सारा ही चैप्टर जो है मैंने इसको ऑलमोस्ट 2 महीना के अंदर खत्म कर दिया था। ऑलमोस्ट इसमें 6 से 7 चैप्टर है। तो इसके अलावा भी एक और कॉपी है। तो मैंने ना ये राकेश सर से पढ़ा और मेरा पूरा ही माइंड के ऊपर से चल गया, क्योंकि मुझे भी था कि मैंने एक चैप्टर बनाया, मैं उसका PYQ बुक से कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, सिर्फ बनाया अगला चैप्टर शुरू, ये बनाया अगला चैप्टर शुरू। बट ये मत करना, एक चैप्टर खत्म करो, 4 से 5 दिन के अंदर उसका प्रैक्टिस करो। एक बार उसका सीट में देख लो जो क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि कौन कौन क्वेश्चन है जो आपको समझ में आया, रिपीट करो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं और बुक से प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं जो आगे पढ़ते पीछे भूल जाते, तो क्या करना है। तो देखो इसका एक ही तरीका है कि आप ट्राई करना कि एक सेक्शनल मॉक देना शुरू करो। जब आप 4 से 5 चैप्टर पढ़ लोगे ना, देखो जैसे कि मैंने बताया ना कि ऑलमोस्ट कम से कम 4 से 5 या 6 चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, जैसे कि मान करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन आपने पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ लिया, SICI पढ़ लिया, ये 4 से 5 चैप्टर पढ़ लोगे तो मैथ का जो अगर GD या MTS का दोगे तो ऑलमोस्ट बात करें GD में तो 20 क्वेश्चन होता है और MTS में भी 20 ही क्वेश्चन रहता है मैथ का अभी के मॉक में। तो आप 12 से 15 क्वेश्चन बनाने लग जाओगे अगर इतना पढ़ लोगे। तो सेक्शनल मॉक लगाओगे ना तो आपका जितना भी चीज़ होगा वो रिकॉल होते रहेगा। या किसी ने सिलेबस कंप्लीट किया तो जितना ज़्यादा सेक्शनल मॉक लगाओगे उससे आपका ना चीज़ें रिपीट होगा। और अब बात करते हैं कि मैथ में टाइमिंग कैसे कंप्लीट है। बहुत से लोगों को कैलकुलेशन कर, तो चलो मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कैलकुलेशन का क्या ठीक है। जैसे देखो मैं 25 को 95 या को ये थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन होगा। 72 को मानकर चलते हैं 78 से गुना करना। देखो इसमें कितना समय लगेगा अगर बेसिक से भी अगर मैं करता हूँ इसी, तो इसका ट्रिक भी होता है। बट अगर देखो इसको करना है तो क्या देखो 8 दूनी 16, 8 से 56, 1 57, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 7 से 49, 1 50, देखो 6 7 4 11 5 1 6 5। देखो कितना जल्दी मैंने कैलकुलेशन कर दिया। तो कैलकुलेशन को लेकर ऐसा डरने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि अगर आपका थोड़ा भी अगर, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 का टेबल याद है, 7 का टेबल याद है, आसानी से कर दूंगा। 8 दूनी 16 हाथ में 1, 8 7 56, 1 57, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1 7 49, 1 50 जोड़ दिया, 6 7 4 11 हाथ में 1 5 1 6 5। तो इस तरह से अब बात करते हैं स्पीड किस तरह से बताता है। देखो टीचर जो होता है जो अप्रोच बताता है वो ट्राई करो सीखने का, ये नहीं कि एक्स मानकर किए जा रहे हैं। एक्स वाला टेक्निक छोड़, जैसे 10% बढ़ा तो इसका आप ना पहले आप 100 से 110 सीखोगे, तो बट ये 100 से 110 ना लिखकर आपको 10 से 11 लिखना है कि चीज़ें 10% बढ़ने का मतलब हुआ 10 से 11 हुआ। और बोलते इस 10% बढ़ने के बाद उस 10 बढ़ गया, तो देखो इसके बीच का अंतर क्या है 1, यानी 1 बढ़ा, यूनिट रेशियो के हिसाब से 1 बढ़ा यानी 10 बढ़ा, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 100, यानी पहले वो नंबर 100 था तब 110 हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना सीखो, कभी बेसिक अप्रोच के पीछे मत भागो। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारा आपका हो जाएगा लास्ट में कि आप इतना ज़्यादा नोट्स बना लोगे उसके बीच में आपका फॉर्मूला फंस जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने लिखा। जैसे कि इसी कॉपी में देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने पहला पेज पर तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लिख लिया। इसके बाद फिर देखो अगला चैप्टर मैंने इतना ज़्यादा लंबा चीज़ बना लिया, इसमें कितना ज़्यादा टाइप कवर हुआ पता ही नहीं चला। फिर मैंने अगला चैप्टर मिक्सचर एलिगेशन शुरू किया, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ लिखा वो भी मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, ये गगन सर का कॉन्सेप्ट की बुक। देखो इसमें ना ओनली फार्मूलाज लिख रखे, जितना भी सब चैप्टर है सबका फार्मूला लिख रखा है। इसका मैंने एक वीडियो भी बना कर बताया था। तो अब देखो ये बुक खरीद लेना, अगर एक बार ना आप पढ़े रहोगे तो जो लास्ट एग्जाम का लास्ट का 1 मंथ होता है उसमें आपको फार्मूला ही में रिवाइज करना पड़ता है। और इसका जो अपडेटेड बुक है ना उसमें साथ साथ उन्होंने ना टाइप का क्वेश्चन भी दे रखा है। जैसे इसमें तो सिर्फ ये दे रखा कि कब क्या होगा, बट इसके अलावा उस नया जो टाइप उसमें जितना भी टाइप होता है एक चैप्टर का उसका क्वेश्चन भी ऐड कर रखा है, तो आप इसके लिए ये यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने मैथ का ऑलमोस्ट चीज़ें बताया। बात करते अगर इतना करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आए तो देखो मैंने एक तरीका बताया, जो भी बच्चे होंगे अब प्रॉब्लम उनको आएगा जिसका बेसिक जैसे कि 6 to 10 के बीच में क्लियर नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है। अगर एक टीचर से समझ में चीज़ें नहीं आ रहा है तो टीचर शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया ना कि मैंने भी स्टार्ट में 6-7 टीचर का नाम बताया, इनसे पढ़ा उनसे नहीं आया समझ में, दूसरा टीचर देखा, तीसरा देखा। तो आप जब एक बार कंपटीशन का स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप खुद सीखना शुरू हो जाओगे कि कौन से टीचर आपको अच्छे लगे, लेकिन क्या टीचर को आपको समझ में आ रहा है। तो ये था। और जिसका देखो मैथ 6 to 10 के अंदर वीक होगा उसको थोड़ा समय लगेगा करने में, ये जो चाहेगा कि 6 महीना के अंदर रिजल्ट आए वो नहीं हो सकता है। तो ये था मेरा मैथ का स्ट्रेटजी। अब बात करते इंग्लिश और जीएस के स्ट्रेटजी के बारे में, तो मैंने उसका दोनों का डिटेल वीडियो 18 से 20 मिनट के अंदर बनाया। अगर मैं फिर से वो चीज़ अगर बताऊंगा तो ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 आवर का हो जाएगा। दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर मैं यहाँ भी दिखाता हूँ कि ये देखो ये दोनों वीडियो मैंने बना रखा है। उसमें मैंने इंग्लिश और जीएस का एक अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से पढ़ना, क्या नोट्स है। तो होप यही था मेरा पूरा वीडियो। तो इसके अलावा मैं अगर रीजनिंग का बात करेंगे तो रीजनिंग का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रीजनिंग का देखो आप यूट्यूब पर कोई भी एक टीचर का वीडियो या देखो, जैसे कि विक्रमजीत सर ने, पीयूष सर, किसी एक टीचर का प्लेलिस्ट देखो। रीजनिंग मेन प्रैक्टिस का चीज़ होता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट के थ्रू आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बट इससे पहले आपको एक बार टीचर का मदद लेना है, सारा देखना है। तो मैं रीजनिंग का वैसे तो ऐसा मुझे नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैंने रीजनिंग का पूरा पढ़ा है नहीं किसी भी टीचर से। मैंने तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, वहीं से पढ़ा था। बट अगर बात करेंगे तो मैं 2 टीचर का सजेशन देता हूँ। एक टीचर विक्रमजीत सर या फिर
पीयूष सर किसी एक का यूट्यूब पर देखना, प्लेलिस्ट उन्होंने 5-5 घंटा करके बना रखा है। या फिर इसके अलावा एक E1 कोचिंग सेंटर के कमल छाबरा, वो भी बहुत अच्छे रीजनिंग पढ़ाते हैं। और इसके अलावा एक बलराम सर है, उनका ना एक मैंने सजेस्ट कल किया है, वो ना PYQ सीरीज कराते हैं, जिस लाइक ना अभी CGL के 36 शिफ्ट हुए हैं, तो फिर उसके बाद वो ना सारे ही 36 शिफ्ट को एक बेस्ट अप्रोच बता दें किस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है, जिससे कि मैंने भी उनका 25 से 30 क्लास देखा। उसके बाद एग्जाम में मेरा टाइमिंग बहुत ज़्यादा घट गया। मैं रीजनिंग को यूजुअली 12 से 13 मिनट के अंदर प्री का 25 क्वेश्चन बना लेता हूँ, तो वो कर सकते हो आप रीजनिंग के लिए। और इसका ना मैं थोड़ा भी स्क्रीन पर दिखा दूंगा जिस टीचर का मैंने नाम बताया। और इसके अलावा जो भी चीज़ें है मैं सारा ही डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो को दे रखा है। इंग्लिश और GS का स्ट्रेटजी मैंने वहाँ दे रखा है, क्योंकि अगर मैं वो बनाने जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि मैंने मैथ का एक अच्छा वीडियो नहीं बनाया था। मैंने इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें मैथ के बारे में बताया। तो यही था मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो मेरा एफर्ट तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें क्लियर करूंगा। क्योंकि इसके वीडियो को मैंने शुरू में थोड़ा सा ये बताया कि किसको तैयारी करना चाहिए। मेन जो मेरा शुरू का 10 से 12 मिनट था, वो मैंने थोड़ा सा मतलब जो कमेंट आप लोगों ने किया उसके हिसाब से ही सारा आंसर दिया है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप मेरे से बात भी कर सकते हो। मैं हर संडे लाइव आता हूँ। अगर किसी को भी कोई डाउट होगा या फिर आप मेरे ग्रुप में मैसेज करना, मैं उसे पर्सनल भी कांटेक्ट कर लूँगा। बहुत से लोग पूछते हैं, या मैंने अपना इंस्टाग्राम ID का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं बहुत सारा एग्जाम का PDF डालता हूँ, बहुत सारा मतलब जो भी चीज़ें होता है शेयर करता हूँ। जैसे अभी परमार सर का PYQ सीरीज चल रहा है, परमार सर का मैंने सारा ही नोट्स डाल रखा है सारा सब्जेक्ट का। तो मैं अपना ऑलमोस्ट सारा ही जो भी होता है चीज़ें वो टेलीग्राम पर डालता हूँ, और आप वहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और किसी को और भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और कोई एक अच्छा रीजनिंग का टीचर सजेस्ट कर देना नीचे, अगर कोई है जिनको लग रहा है। मैंने 2-4 नाम तो बताया, बट मैंने कभी सिर्फ एक बलराम सर का PYQ से देखा और ऐसा किसी टीचर को फॉलो नहीं किया, तो इसीलिए आइडिया नहीं है। होप तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर मैं बहुत सारा अपडेट देता हूँ, फ्री कंटेंट शेयर करता हूँ। थैंक यू, मिलते एक और नई वीडियो में। प्लीज़ भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हम टारगेट करते हैं इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक का, देखते कि पूरा हो पाता है या नहीं। और एक कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि आपको कैसा लगा। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबका कमेंट पढ़कर। बहुत से कल भी मैं बहुत लोगों से मिला, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करे कि तुम्हारा एफर्ट अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने का, तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। इसलिए एक कमेंट जरूर करना, बताना कि आपको कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो जरूर पूछना।